नमस्कार। साहित्य, कला और संस्कृति की पहली ऑनलाइन वीडियो पत्रिका ताना बाना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अगर सत्ता साहित्य और कला पर हमले कर रही हो तो लेखकों और कलाकारों को क्या करना चाहिए? क्या एक दो धरने प्रदर्शन करके उन्हें चुप बैठ जाना चाहिए या विरोध को व्यापक बनाना चाहिए और ऐसी राजनीति का सहारा भी लेना चाहिए जो मददगार साबित हो सकती है? बेशक वे सत्ता की राजनीति में शामिल न हो, मगर राजनीति से परहेज करके या राजनीति से दूर रहकर क्या वे कुछ हासिल कर सकते हैं? ये सवाल आप सबसे पूछते हुए पेश है आज का ताना बाना। ताना बाना में आज आप देखेंगे, जब दुश्मन हो जाए सरकार तो क्या करे व्यंग्यकार, इस विषय पर एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं ज्ञान चतुर्वेदी, प्रेम जन्मेजय, विष्णु नागर और राजेंद्र धोड़पकर। वरिष्ठ कवि एवं संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी दूसरी आवाज में आज बात करेंगे साहित्य में अदृश्यता और अनुपस्थिति की। व्यंग्य लेखन हमेशा से चुनौतीपूर्ण काम रहा है। सत्ता और समाज व्यंग्यकारों को उसी हद तक छूट देती है जब तक कि वो उसका मनोरंजन करते हैं। जैसे ही वो उन्हें चुभने लगता है वे उन पर टूट पड़ते हैं। और आज का दौर तो और भी खतरनाक है। आज के सत्ताधारियों में सहन शक्ति का सर्वथा अभाव है और उन्होंने जनता को भी इस तरह का छुईमी बना दिया है कि बात बात पर उनकी भावनाएं आहत होने लगती है। सवाल उठता है कि ऐसे में व्यंग्यकार और कार्टूनिस्ट क्या करें, क्या कर सकते हैं? आज हमारी बहस का विषय यही है और इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ तीन जाने माने व्यंग्यकार ज्ञान चतुर्वेदी, प्रेम जन्मेजय और विष्णु नागर हैं और साथ में एक जाने माने कार्टूनिस्ट राजेंद्र धोड़पकर। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। ताना बाना में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले जन्मेजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। व्यंग्य लेखन तो हमेशा ही चुनौतीपूर्ण रहा है और उसमें अपने खतरे भी रहे हैं, लेकिन आज के दौर में कहा जा रहा है कि ये और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है, क्योंकि जिस तरह से सरकारें काम कर रही हैं, जिस तरह से समाज में कटुता बढ़ी है, असहिष्णुता बढ़ी है, सहन शक्ति की कमी हो गई है, इसलिए लेखक को बहुत बार बार सोचना पड़ता है कि वो क्या लिखे और कितना लिखे, कितनी व्यंग्य में कितना व्यंग्य डाले। क्या आप भी महसूस करते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में व्यंग्य लेखन ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया? ऐसा है कि आपने जो आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही। आवाज आ रही है? जब बिल्कुल आ रही। सबसे पहले तो जरूरी है कि आवाज आए, ये ना लगे कि मैं बोल रहा हूँ और पता लगा कि बोलता चला गया। ठीक, तो मेरा जो आपने सवाल उठाया और वो कहा कि आज के समय में, मुझे लगता है कि हर समय की अपनी अलग अलग चुनौतियां होती हैं। अगर मैं कहूँगा कि हमारे समय में ऐसा ज्यादा हो गया है तो मैं परसाई के समय को नकार दूंगा, या मैं कहूँगा हमारे समय में ज्यादा चुनौतियां तो मैं भारतेंदु के समय को नकार दूंगा। अगर मैं कहूँगा कि मेरे समय में ज्यादा चुनौतियां हैं तो मैं कबीर के समय को नकार दूंगा। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि जब हर समय की अपनी अलग अलग चुनौतियां होती हैं। और ये व्यंग्य का काम क्या होता है, जो विसंगत समय जो होता है उसमें विरोध जो है, विरोध को नपुंसक होने से बचाता है। मतलब हमारा बहुत आवश्यक होता है कि जैसे भी बहुत दोनों तरह के लोग आपको मिलेंगे। ऐसे लोग भी मिलेंगे जो विरोध करते हैं, ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कछुए बन जाते हैं और वो मौन का कवच धारण कर लेते हैं, बोलते नहीं है, स्वयं को सुरक्षित रचने का भ्रम पालन करते हैं और वो भूल जाते हैं कि जब सेनाएं, अहंकारी सेनाएं जब चलती हैं तो अपने बूटों से पहले उन कछुओं को रौंदती हैं, उसके बाद सामने वाले शत्रु से मुकाबला करती है। तो वो मुकाबला एक तरह से होता, विरोध का होता है। तो मुझे लगता है कि हर सत्ता, अभी की बात नहीं है, मेरा समय 75 से लेकर 75 वर्ष का जो समय बताता है, हमारे समय में हर सत्ता जो है वे उसको जब ये लगने लगता है कि आती तो इस हिसाब से कि भाई जन कल्याण के लिए हम आए हैं, पर धीरे धीरे क्या होता है कि जय जयकार के जो स्वर बढ़ते चले जाते हैं, उस स्वर से वो अहंकार एक पैदा होता है और एक तरह की
लंका का वो निर्माण करते हैं। और वो लंका जो है, फिर उस लंका का निर्माण करने के बाद वो जो है एक भय जाल उत्पन्न करते हैं, और उस भय जाल में वो अपने मतलब एक ऐसा डरावना वातावरण पैदा करते हैं कि लगता है कि अब आप कुछ कर ही नहीं सकते, अब आप असहाय हो गए हैं। तो ऐसे समय, ये समय हर समय आता है, और हर समय मुझे लगता है व्यंग्यकार की भूमिका अलग होती है। हमारे टूल्स अलग हो सकते हैं। हमारे, जैसे मैं कई बार कह चुका हूं कि परसाई के समय में विषय वो नहीं थे, और वो बातें भी नहीं थी, वो टूल्स भी उनके पास नहीं थे। परसाई के समय फेसबुक नहीं था, परसाई के समय में ये आप जिस तरह से वेबिनार बात कर रहे हैं ये नहीं था, इस तरह से माध्यम से बातचीत नहीं हो सकती थी। परसाई का समय जो है उसमें जैसे मतलब बाजारवाद नहीं था, जिस तरह से बाजार में आज कबीर को खड़ा कर दिया जाता है, उस तरह का नहीं था। और परसाई ने इस बात को बड़े आराम से कहा भी है, और वो कहते भी हैं कि हमने सारे अनुभव हमने नहीं लिख डाले हैं। और समाज जो होता है वो गतिशील होता है, जीवन रोज बदलता है। और मुझसे एक बातचीत में उन्होंने कहा था कि हमने अपने बाप का नंगापन नहीं देखा है, हमारे संस्कार ऐसे नहीं थे, तुम्हारी पीढ़ी दे सकती है। और यही बात वो ये भी कहते हैं, अगर हम नकल करते तो आज हम शौकत थानवी, इस्मत बेग चुगताई जैसा लिखते। तो लेखन की दृष्टि से, समय की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो मेरा मानना ये है कि समय हर समय चुनौतीपूर्ण होता है उसके लिए जो चुनौती स्वीकार करना चाहता है। जो अपने कछुए के खोल में बैठा रहना चाहता है उसके लिए नहीं होता है। जी जी राजन जी, लेकिन समय, सत्ता और समाज ये भी बदलते रहते हैं। एक समय आता है जब सत्ता थोड़ा उदार होती है, वो सहन कर सकती है व्यंग्य की धार, व्यंग्य चित्रों की धार। लेकिन कभी समाज में भी वो उदारता होती है और फिर अचानक वो गायब हो जाती है, और उसमें तमाम तरह की ऐसी चीजें आती हैं जिसमें छोटी छोटी चीजों पर भावनाएं आहत होने लगती हैं। आज के दौर में हम ये दोनों चीजें होती देख रहे हैं, तो क्या ये नई चुनौतियां खड़ी नहीं करते हैं? उन दौर की अपनी चुनौतियां रही होंगी, परसाई जी के दौर की, भारतेंदु जी के युग की दौर की, या कबीर के दौर की, लेकिन आज के जो चुनौतियां हैं उनको कैसे देखा जाए? देखिए, हर दौर की अपनी चुनौतियां होती हैं, लेकिन हर दौर अलग कोई मालूम होता है। जैसे आप आज सोचिए कि सिकंदर लोदी के दौर में कबीर बनारस में रह के जो लिख सकते थे, वो आज बनारस में रह के लिख सकते थे क्या? परसाई जी ने जिंदगी भर जो मेनस्ट्रीम अखबार थे उनमें अपने कॉलम लिखे हैं। धर्मी में उनका कॉलम छपता था, नई दुनिया में उनका कॉलम छपता था। ये कोई क्रांतिकारी अखबार नहीं थे। लेकिन आज परसाई जी जो लिख रहे थे, या परसाई जी आज जो लिखते हैं, वो छापने वाला कोई मेनस्ट्रीम अखबार या पत्रिका हो सकती थी क्या? मुझे नहीं लगता। तो हमारा एक, हर वक्त की अपनी समस्याएं होती है, लेकिन एक दौर होता है जब सेंसरशिप बहुत तगड़ी होती है, और तब बड़ी चुनौती व्यंग के सामने इसलिए होती है कि तब लोगों के पास एकमात्र हथियार व्यंग ही होता है। व्यंग जो है, दरअसल जैसे गांधी जी कहते थे कि अहिंसा कमजोर का हथियार है, वैसे ही व्यंग कमजोर का हथियार हो सकता है। इसलिए जो भी तानाशाही सत्ताएं होती है, जैसे पाकिस्तान में जिया के दौर में जो चुटकुले बने, या स्टालिन के दौर में रूस में जो चुटकुले बने, या हिटलर के, यानी यहां तक कि ऑश्विट्ज में जो यहूदी कैद थे उन्होंने भी चुटकुले बनाए, क्योंकि उस डरावनी दुनिया में जिंदा रहने का एकमात्र तरीका उनके पास मजाक करना था, क्योंकि मजाक भय को कम करता है। और मजाक आप अगर मान लिए बहुत बड़े पैमाने पे नहीं कर सकते तो छोटे पैमाने पे कर सकते हैं। जो सोशल मीडिया नहीं था तब स्टालिन के रूस में चुटकुले जो घर घर प्रसारित हो जाते थे। तो इसलिए व्यंग्यकार की चुनौतियां अलग वक्त, यानी उस वक्त की अगर आप चुनौती स्वीकार नहीं करेंगे, आप अगर बेचैन नहीं होंगे अपनी अभिव्यक्ति को, खतरा नहीं उठाएंगे, कभी कभी खतरा ज्यादा होता है,
तो अब ये नहीं कह सकते कि जी ये खतरा ज्यादा है इसलिए हम नहीं बोलेंगे। भाई आपका काम है, खतरा उठाना भी आपके पेशे का एक अनिवार्य, जिसे कहना चाहिए कि प्रोफेशनल हजार्ड है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त लोग काम कर भी रहे, अलग अलग विभागों में कर रहे हैं। जैसे आप ट्विटर पे जाइए तो बहुत अच्छी कुछ चीजें मिलती हैं आपको। स्टैंड अप कॉमिक्स भी अच्छा काम कर रहे हैं। और हिंदी व्यंग के साथ एक बड़ी समस्या ये हो गई कि हिंदी व्यंग दरअसल पत्रिकाओं से जुड़ा था। अब पत्रिकाएं और अखबार जो है व्यंग नहीं छाप रहे लगभग, और कम से कम तीखा व्यंग नहीं छाप रहे। तो वो समस्या व्यंग के साथ होने लगी अब, और उसके लिए कुछ रास्ता खोजना पड़ेगा। ये मेरा ख्याल है। जी ज्ञान जी, ये सेंसरशिप की बात की अभी राजेंद्र जी ने। सेंसरशिप एक तो वो होती है जो घोषित रूप से होती है, एक अघोषित सेंसरशिप होती है जब बाहर के माहौल को देखकर, आप उसे सेल्फ सेंसरशिप भी कह सकते हैं, कि लेखक को लगने लगता है कि यार ये बोलोगे तो बवाल हो जाएगा, ये लिखोगे तो ये खतरा है। क्या आपको लगता है कि ये समय ऐसा है जिसमें ये खतरा बढ़ गया है और सेल्फ सेंसरशिप बहुत ज्यादा हावी हो गई है तमाम तरह के रचनाकारों की, खासतौर पर व्यंग्यकारों की? एक है सेंसरशिप और एक है सेल्फ सेंसरशिप, और एक है अघोषित सेंसरशिप और एक है घोषित सेंसरशिप। और ये सब वैसे तो हर समय देखिए क्या है सर, बहुत अच्छी बात कही राजेंद्र जी ने कि डरोगे तो व्यंग मत लाओ। अगर डरते हो, अगर भय है आपको, तो व्यंग ये प्रोफेशनल, हम डॉक्टरी में कहते हैं ना कि मैं ऑपरेशन करूं तो मेरे को वो चीरा लगाने का डर और उससे जुड़ी समस्याओं का सोच के चीरा लगाने ही ना बैठूं, ये लगभग वैसा है व्यंग का। ये समय जो वर्तमान समय, केवल सेंसरशिप और सेल्फ सेंसरशिप और डर। सेल्फ सेंसरशिप कौन करे? खुद को सेंसर कौन करे? जो डर रहा है कि कहीं मेरा लिखे का ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, फलाना नाराज ना हो जाए। नाराज करते हुए व्यंग तो हमेशा जिंदगी भर आपको लिखा। विष्णुनगर जी बैठे हुए हैं, जब मुझे पद्मश्री मिलने वाला था तब इन्होंने मेरा लास्ट कॉलम छापा था, सावधान नीचे आग है, मैंने उसमें लिखा था, उसमें मोदी जी की तस्वीर बनाई, और तब मेरा नाम चल रहा था। मुझे किसी ने पीएम उधर से एक आईएएस अफसर थे जो मेरे में इंटरेस्टेड थे, और मैं उनको अभी भी नाम नहीं जानता, उस समय भी बहुत नाम नहीं जानता था। तो उन्होंने कहा था कि आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ये इसमें तो पूरा, मैंने एक तानाशाही के विरोध में एक बात लिखी थी कि तानाशाह कैसे डेवलप होता है। अगर किसी को आप बहुत प्रेम करो, नेहरू जी ने कहा, अगर आप मुझे बहुत इतना मत प्रेम करो कि मैं तानाशाह हो जाऊं। तो वो तानाशाही को लेके एक था जिसको माना गया कि व्यक्तिवादी भी हो सकता है, हम शायद मोदी जी के लिए बोल, जबकि ऐसा नहीं था कि आप उसके लिए बोल रहे हैं। पर ये बात थी। और अगर सर को याद हो, विष्णुनगर जी को, उन्होंने एक बाकायदा आर्टिकल के साथ एक तानाशाह की फोटो लगाई थी जिसमें कि मोदी जी का चेहरा चश्मा कर दिया था एक पुलिस वाला, एक जनरल बना के। तो ये चीजें धीरे धीरे, एक तो वो जो अब मेरे सामने बहुत सारी बातें हैं कहने को इस कठिन समय में। जो कटाक्ष एक बोलना था मुझे आज कहीं लखनऊ में, मेरी तैयारी वो मन में थी और आपने वही विषय रखा। बहुत कठिन समय कई तरह से। एक तो इस समय हमारे जो कभी गर्व के चीजें होती थी वो शर्म की चीजें होती। कभी मेरे को, अगर मैं धर्मनिरपेक्ष कहने में एक जमाने में गर्व महसूस करता था, आपको अब डर के बोलना पड़ता है कि आप भी धर्मनिरपेक्ष हैं, क्योंकि आपको किसी विशेष तरह से जोड़ा जा सकता है, आप पर इसको एक आरोप की तरह लगाया जा सकता है जो आपकी विशेषता है। आपको आज एक अगर ये असहिष्णुता जो आपने कही समाज में, या असहिष्णुता यूं नहीं आ गई सर, ये समाज असहिष्णु कभी है और कभी नहीं, ऐसा नहीं। ये सत्ता के बारीक खेल हैं जो समाज को की असहिष्णुता को और सहिष्णुता को अपने लिए इस्तेमाल करते। तो पर समाज को पता नहीं चलता कब वो सत्ता के द्वारा इस्तेमाल होगा। वस्तुतः ये सत्ता के खेल हैं जिसमें व्यंग हमेशा उलझेगा, हमेशा उलझेगा। व्यंग अगर वास्तव में, अगर आप दिल से व्यंग लिख रहे, अगर आपके यहाँ से व्यंग है और आप इसमें गणित नहीं लगाते, दिमाग का जो आप कह रहे हैं ना सेल्फ सेंसरशिप हमेशा ही गणित, आप एक गणित के तहत सेल्फ सेंसरशिप करते हैं, किसको क्या पसंद आए।
मैं जो कह रहा हूं वो बात पहुंच रही है कि नहीं, ये चिंता आपकी नहीं है। उससे पहले बड़ी चिंता आपको इस बात की है कि मैं जो कह रहा हूं इससे राइट प्लेसेस पे बैठे हुए लोग कौन खुश होंगे, कौन नाराज होंगे, किससे क्या मिलेगा, कौन किस पुरस्कार से जुड़ा है, कौन किस पद से जुड़ा है, कौन मुझे किस पद पर बिठा सकता है, किस पीठ पर मैं पहुंच सकता हूं, कौन सा आलोचक नाराज होएगा। ये कठिनाइयां बहुत लंबे समय से थी, ऐसा नहीं, बहुत समय से थी। पर इन दोनों आप कहो कि बहुत बढ़ गया, तो ये भी आप नहीं कहोगे। मैं कहूँ कि इन्हीं दोनों बढ़ गया और पहले नहीं था, ये कहना बहुत अंडरस्टेटमेंट और बहुत ओवर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा चीजों का। ये समस्याएं सत्ता के साथ हमेशा से हैं और सत्ता हमेशा बर्दाश्त उसकी अलग-अलग हो सकती है। कोई सत्ता कम बर्दाश्त करती है, कुछ। और एक समस्या सबसे बड़ी मुझे व्यंग में लिखने में आजकल ये लगती है कि जो कभी हम व्यंग होता था, जो हम व्यंग में लिखते थे, आज वो यथार्थ बन चुका है आपके आसपास। वही है, आप व्यंग जो लिखते, अब आपको अति यथार्थ में जाके ही व्यंग लिखना पड़ेगा। वो चीजें जो परसाई जी डायलॉग में लिखते थे, शरद जी डायलॉग लिखते थे, चाहे वो नेता का हो, चाहे राजनीतिक का हो, चाहे अफसर का हो, वो आप आज ऑफिशियली बोले जा रहे हैं। वो संवाद आज ऑफिशियली बोले जा रहे हैं। अब आपको इन पर अगर व्यंग्य लिखना है, तो आपके व्यंग्य के टूल्स वो नहीं हो सकते जो आपके परसाई के समय के थे या शरद जोशी के समय के थे। आपके टूल्स बदलने हैं, आपकी दृष्टि बदलनी है, आपको सब चीजों से, एक होता बचना और एक होता है कि इन सब चीजों जिसके आगे इससे बच के अपनी बात कह सकते हैं क्या? मैं ये नहीं कहूंगा कि इनसे बच के, मैं कहूंगा कि इनसे व्यंग्य को बचाकर और व्यंग्य के तेवर वही रखकर क्या आप अपनी बात कह सकते हैं? और अगर आप कह सकते हैं तो आप व्यंग्य के साथ न्याय कर रहे हैं, वरना आज इतना व्यंग्य लिखा जा रहा है, जहाँ इतना व्यंग्य लिखा हिंदी में तो बहुत खास कर, और वो इतना पोचा है, उसमें सेंसरशिप से ज्यादा मुझे लग रहा है आपकी व्यंग्य की समझ ही आपने ऐसी कर ली, जो अखबार को छापने में दिक्कत नहीं लगती क्योंकि वो तीखा नहीं है, वो उसमें व्यंग्य है ही नहीं। अखबार बड़े आराम से छाप रहा है और व्यंग्य उसको सेलिब्रेट कर रहा है, किताबों के संकलन निकल रहे हैं, वाहवाही हो रही है। ये सारी चीजें वर्तमान समय की व्यंग्य की चुनौतियां हैं। तो मुझे लगता है कि वरना मैं मानता हूं कि जितना कठिन समय हुआ, जितना, चाहे वो सत्ता की तरफ से हो, चाहे जहां पर भी परिस्थितियां कठिन होगी, व्यंग्य के लिए सबसे अच्छा समय वह, सबसे तीखा व्यंग्य वहां से निकल जाएगा। सबसे अगर व्यंग्यकार व्यंग्य की दृष्टि से उस सबको देख रहा है, जो चुनौतियां पैदा हो रही हैं, जो समय को कठिन बना रही हैं, समय को कठिन बनाने वाली कारक आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और हर समय अलग अलग कारक बदल जाते हैं, समय कठिन होता जाता है। उस कठिन समय में व्यंग्य के तेवरों को बचाते हुए व्यंग्य लिखना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। मेरे सामने, मेरे सारे दोस्तों के सामने जिन्हें लगता है कि वो व्यंग्य लिख रहे हैं, जिनकी जो अपने व्यंग्य के प्रति एक जिम्मेदारी महसूस करते हैं, वो एक कठिन समय से कई तरह से गुजर रहे हैं, और ये व्यंग्य कठिन समय से लंबे समय से गुजर रहे हैं और हमेशा गुजरेगा। सच के खिलाफ हमेशा लोग रहेंगे, और व्यंग्य सच, और सच को अपने आप को कहने के लिए, स्थापित करने के इन खतरों से सर गुजरना ही पड़ता। जी जी, विष्णु नागर जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? जी, तो विष्णु जी, मेरा सवाल ये है कि देश में अगर जियाउल हक या परवेज मुशर्रफ जैसा शासक हो जाए तो व्यंग्य के लिए चुनौतियां बढ़ती होगी। ये क्या हम सामान्यीकरण नहीं कर देते हैं कि व्यंग्य के लिए तो हमेशा ही चुनौती रही है, हमेशा चुनौती रही है। जब भी व्यंग्य करेंगे उसकी धार चुभेगी, सत्ता में बैठे लोगों को चुभेगी। वो तरह तरह की सत्ताएं हो सकती हैं, धर्म की सत्ता हो सकती है, राजनीति की सत्ता होती है, दूसरी सत्ताएं हो सकती हैं, उनको चुभेगी और रिएक्ट करेंगे। लेकिन कई बार पूरा समाज इस तरह से बना दिया जाता है जैसा आज महसूस किया जा रहा है, या सत्ता का चरित्र ऐसा हो जाता है कि ये और भी कठिन हो जाता है, कठिनतर हो जाता है। आपकी टिप्पणी? ये समय जो है, मैं नहीं मानता कि पहले भी बहुत कठिन था, अब भी उतना ही कठिन है। मुझे लगता है ये हमारे जीवन का, हमारे राष्ट्र के जीवन का, देश के जीवन का
सबसे कठिनतम समय। वो एक इमरजेंसी का दौर आया था, वो छोटा था, और मैं चूंकि आपकी तरह मैं भी पत्रकार रहा हूँ, राजेंद्र जी भी पत्रकार रहे हैं, और मैंने कुछ समय संपादक के रूप में भी काम किया है। मैंने करीब 3.25 साल शुक्रवार जैसी एक राजनीतिक पत्रिका का संपादन किया, तो ठीक ठाक अच्छी दिखती थी। लेकिन मुझे एक बार भी कहीं से किसी भी कारण से ये नहीं आया कि आप फला चीज क्यों छाप रहे, फला चीज क्यों नहीं छाप रहे। आज जो है, आज की तारीख में आपके लिए डायरेक्ट लिखना कुछ भी मुश्किल हो जाता है। उस समय मैंने जब ये नई सरकार आ रही थी, तब जैसे ज्ञान जी बता रहे हैं, और भी चीजें मैंने एक पूरी स्टोरी छापी थी, जिसमें कई लोगों ने भाग, इसमें अशोक भाटी वगैरह कई लोगों ने भाग लिया था, और जिसमें कहा था कि क्या ये जो हमारे जो मौजूदा प्रधानमंत्री, क्या ये तानाशाह जो है तानाशाह का रूप लेंगे, और हम देख रहे हैं कि वही है। तो ये हमारे लिए कठिन शायद उस अंक में मैंने भी लिखा था आपके। जी जी जी, तो एक एक चीज पर कंट्रोल किया जा रहा है। आप जो है साहित्य अकादमी का पुरस्कार जो है, पहले तो आपको पता ही नहीं होता था कि आपका नाम लिस्ट में है और आप फाइनल जो है आपको पुरस्कार मिलेगा। अब आपसे अगर 3 लोग अंतिम फाइनल आए हैं, उनसे ये लिखवाया जाएगा कि ये पुरस्कार वो कभी वापस नहीं करेंगे। वो क्या है। और अभी ये जो पार्क इनिशिएटिव है, उसमें ये हालात सब जगह एक हर चीज पर ये लोग कंट्रोल करते हैं। अभी मैंने देखा है कि ये जो मैनेजमेंट के जो वो है IIM वगैरह, वहां भी जो है इनको अपना साथ, हर जगह इनको अपना शासन चाहिए। इसलिए मेरे एक दोस्त ने नवभारत टाइम्स में एक लेख लिखा था जनसंख्या पर, और कोई व्यंग्यात्मक बात नहीं, तथ्यात्मक बात थी। एक आध लाइन जो है उन पर एक इस सत्ता पर व्यंग थे, वो भी इन्हें सहन नहीं हुआ और एक तरह से वो बंद करवा दी गई। तो आज की तारीख में आप कहीं लिख नहीं सकते। एक फेसबुक की माध्यम है जो कि जिसमें कि बहुत सी एडिटिंग होती है, बहुत सी सेंसरशिप है उसमें, लेकिन वो वही माध्यम है, या शायद दूसरे माध्यम भी इस तरह के होंगे, कि वहां पर आप अपनी बात किसी हद तक कह सकते हैं। बाकी अब बचमना जो है, अगर ये नहीं होता तो ये कम से कम व्यंग बन चुका। और व्यंग जो है ये सबसे बड़ी इसके सामने साहित्य की दूसरी विधाओं से ज्यादा सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये सबसे ज्यादा मरणशील विधा है। आज शरद जोशी ने जो प्रतिदिन कॉलम 3 साल 4 साल लिखा, और वो इतना लोकप्रिय था कि सब अखबार जो है पहले पीछे से पढ़ते थे जहाँ शरद जोशी का कॉलम। आज आप अगर उसको पढ़ने लगे, मेरे पास है वो चीजें, अब वो बात आपको नजर नहीं आती। या परसाई जी ने बहुत अच्छा लिखा है, शरद जी ने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन उन्होंने जो जनता पार्टी की सरकार के तमाम जो अंतर विरोध बताए थे, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरह की जनता पार्टी की सरकार की डायरी है, लेकिन आज उसको कोई याद नहीं करता। सबसे जो है इस विधा में कहानी में खतरा उतना नहीं है। अगर ये खतरा अगर आप कवि ही पैदा करे या कहानीकार ही पैदा करे तो अलग बात है, लेकिन वो विधा जो है आपको एक बड़ा स्पेस देती है कि आप जो है अपने समय में रहकर भी अपने समय से बहुत आगे जा सकते हैं। ये विधा आपको उसके लिए बहुत ज्यादा स्पेस नहीं देती। ये स्पेस बनाना एक व्यंग्यकार के हाथ का ही काम है। अगर वो बना सका है तो ठीक है, बना सका है इसलिए परसाई जी, शरद जोशी है। और अगर हम नहीं बना पाते तो कहाँ है कहाँ नहीं क्या कुछ पता। जी तो ये सबसे दुनिया में समझता हूँ कि भारत का सबसे कठिन समय है, और कोई नहीं जानता कि 2024 के बाद इस देश में क्या क्या होने वाला है। तो और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी बात को जितनी डायरेक्ट कह सकता हूँ कहने की कोशिश करता हूँ, और वो खतरा का बिल्कुल बिल्कुल। जन्मेजय जी, मैं आपसे अभी देखा जाएगा, उम्र भी जगह। जी जन्मेजय जी, अभी ज्ञान जी ने कहा कि खतरा तो आपको जी जन्मेजय जी, अभी ज्ञान जी ने कहा कि व्यंग का स्तर गिर गया है। बहुत अच्छी व्यंग तो बहुत लिखा जा रहा है, लेकिन बहुत अच्छा व्यंग नहीं लिखा जा रहा है।
अच्छा और तीखा व्यंग न लिखने की वजह लेखकों में गिरावट है, या जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें लगता है कि उतना तीखा न लिखो जितना लोग सहन ना कर पाए? एक व्यंग लेखन तो हो रहा है लेकिन एक कंप्रोमाइज्ड। ऐसा है कि आपने जो कहा कि विवशता जो है वो मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि भाई हमें स्पेस नहीं मिल रहा है या हम लिख नहीं पा रहे, जैसे भी आपने बात इसको कही, और ज्ञान जी के उससे, क्योंकि कूड़ा जो होता है मुझे लगता है कि हर युग में होता है और कूड़ा बाद में छनता है। अब मुझे भी एक संपादक के रूप में मैं आपको बताऊं कि मुझे बहुत बड़े कूड़े में से अच्छी रचनाएं बीननी पड़ती है, आती नहीं। उसमें होता क्या है, आजकल क्या हो गया है कि मुझे लगने लगा है कि कई जगह पे व्यंग जो है वो थाने में बयान जैसा है, मुझे लिखना है और एक बयान जैसे देना उस तरह का हो गया है। और इस कारण से हमारे समय में अभी विष्णु नागर जी ने शरद जोशी परसाई का नाम लिया, तो मेरा मानना है हर युग में बहुत सारे लोग आते हैं, पर उसमें से बहुत कम लोग होते हैं जो अपने समय को पहचान पाते हैं और उसकी विसंगतियों को सही तरह से और बेबाकी से व्यक्त कर पाते हैं। एक विष्णु जी एक बहुत बढ़िया बात कर रहे थे, उनके पास पत्रकारिता का अनुभव भी है। मुझे लगता है एक सबसे बड़ी जो समस्या हमारे समय में हो गई है, हम देखते हैं कि किस तरह से चैनलों को खरीदा जा रहा है, वहां पे जो सही रूप से लोग काम कर रहे थे वो वहां से निकल गए हैं। पर एक बहुत बड़ा माध्यम जो हमारे सामने आ गया है वो यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। मैं देखता हूँ, मैं लगातार फेसबुक को पढ़ता हूँ और विष्णु नागर जी को भी लगातार पढ़ता हूँ, ऐसे लोगों को ज्यादा पढ़ता हूँ। तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि एक फेसबुक भी ऐसा माध्यम है जहां पर आप अपनी बात को बेबाकी से कह सकते हैं, मुझे लगता था बहुत पहले तक। और अभी विष्णु नागर जी ने एक पोस्ट डाली कि जिसमें उन्होंने लिखा कोई एक ऐसी पोस्ट भी है जिसको 3-4 लाइक मिल रहे हैं और कोई ऐसी पोस्ट है जिसको बहुत सारे। तो ये एक तरह का जो सेंसरशिप है वो चल रहा है। और व्यंग्यकार के लिए मुझे लगता है कि अगर जितनी ज्यादा चुनौतियां होंगी, नहीं हो तो आप जरूरी नहीं है कि अखबारों का और इस मीडियम को लें। सबसे बढ़िया माध्यम मुझे ऐसे में लगता है नुक्कड़ नाटक। आप उन माध्यमों से जो है जनता तक अपनी आवाज पहुंचा देते हैं। और मुझे धीरे धीरे ये समय आएगा, धीरे धीरे समय आएगा जब रचनाकार को कबीर होकर जो है बाहर आना पड़ेगा। और मैं जो अभी समय जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मैं इससे अधिक भयावह समय आगे देख रहा हूँ। तो रचनाकार की लेखन की ताकत जो है रचनाकार के खुद के पास है। आप जो है अगर आप ये चाहें कि मैं हथियार को और लेके आऊं, हथियार से दोनों, और लकड़ी का हथियार आप ले लें, लकड़ी की तलवार ले लें, तो उससे युद्ध नहीं होते। जितना प्रबल शत्रु आपके पास है उतने प्रबल, उतने तीखे हथियार आपके पास होने चाहिए। और एक निर्भय और निडरता का समय है। घर में छुप के अगर आप बैठे रहेंगे तो मेरा मानना ये है कि आप जो है उस एक जो डरावनी सत्ता है उसका समर्थन कर रहे हैं। बाहर निकल के बेबाकी से अपनी बात कहनी पड़ेगी, और बेबाकी से कहने के लिए खतरे तो आपको उठाने ही पड़ेंगे। और ये खतरे अभी जो आपने कहा, ये खतरे इसलिए कम है, कई माध्यमों से बाजार जो है लेखकों को डरा भी रहा है और लेखकों को खरीद भी रहा है। तो ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो क्या बनना चाहता है, किस तरह से लड़ना चाहता है, उसके हथियार, उसके टूल्स क्या हैं, ये उसको तय करना होगा। और एक बेबाकी अपने अंदर लानी पड़ेगी। हमारे सामने बहुत सारे आदर्श हैं, मैंने बताया कबीर का आदर्श है, शरद जी का उन्होंने पाया, पर शरद जी के समय में मुझे लगता है कि मीडिया या अखबार सहिष्णु थे और वहां संपादक होता था। इस समय संपादक गायब हो गया है, वहां पे मैनेजमेंट है, वो तय करती है कि क्या जाना क्या नहीं जाना। ये समस्या है हमारे समय। बिल्कुल बिल्कुल। राजन जी, हो सकता है कबीर
जब ये लिख रहे हो तो उनकी भी पिटाई हुई मैं होगी। और भी कह सकता हूँ इसके ऊपर, अगर आप कहें तो। हाँ, मैं वापस आता हूं अभी आपके पास जन्मेजय जी। राजन जी, हरिशंकर परसाई पर हमले हुए थे, हम सब जानते हैं। हो सकता है कबीर पर भी उस समय हमले हुए हो। उस समय क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था इसलिए ट्रोलिंग उनकी नहीं हुई होगी, या उनका लिखा जनता तक पहुंचने में बहुत वक्त लगा होगा, इसलिए उस तरह का रिएक्शन उस समय ना हुआ हो। आज के समय में हम आए दिन सुनते रहते हैं कि उस स्टैंड अप कॉमेडियन के साथ ये हो गया, उस पर केस कर दिया गया, उसको अरेस्ट कर लिया गया, इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो राजन जी, ये जो चीजें आसपास हमले होते हैं, जो व्यंग रचनाएं लिखने या पढ़ने या प्रदर्शन करने वाले, उनके वो क्या माहौल क्या बन रहा है? ऐसा है कि राजन जी से सवाल है। जन्मेजय जी, राजन जी जवाब दे रहे हैं। जी राजन जी। देखिए, मुझे ये लगता है, जो मैं कह रहा था, परसाई जी पे एक आध बार आरएसएस के लोगों ने हमला किया था, लेकिन परसाई जी जीवन भर वो लिखते रहे जो लिख सकते थे। और जैसे मैंने कहा, नई दुनिया उनका व्यंग छापता था, धर्मी को उनका व्यंग छापता था। वो कोई क्रांतिकारी अखबार नहीं थे। समस्या ये है कि अब के दौर में व्यंग लिखना ही अपने आप में क्रांतिकारी काम हो गया है। कोई भी मेन स्ट्रीम अखबार परसाई को आज के दिन में नहीं छापेगा, है ना। कबीर पे जो हो सकता है हमले हुए हैं, वो हुए भी हैं, लेकिन एक फ्यूडल दौर में जहां की कोई जिस तरह का समाज था, उसमें रह के कबीर ये लिख पाए, वो भी बनारस जैसे शहर में, ये मुझे लगता है वो समाज हमारे समाज से ज्यादा सहिष्णु था कई मायनों में। अब मैं बता रहा हूँ, मैं कार्टूनिस्ट भी हूँ। अभी इंदौर में कार्टूनिस्टों का एक सम्मेलन हुआ, हम लोग मैम गए थे, तो लोग मिले। सारे कार्टूनिस्टों ने कहा कि उनको कोई काम नहीं मिल रहा है, कोई अखबार छापने को तैयार नहीं। बहुत बड़े कार्टूनिस्ट देश के, वो ये कह रहे थे कि यार हमारी पत्नी नौकरी करती है, इससे हमारा घर चल रहा है, तो हमें तो कोई नहीं बता रहा। कार्टून जो कि अखबार का सबसे लोकप्रिय हिस्सा होता है, उसके लिए भी इस दौर में अच्छा एक समस्या क्या हुई कि इस दौर में जितना सत्ता तो जैसे है ऐसे ही, हमारे दौर का सबसे भयानक पक्ष ये है कि हमारा समाज बहुत विषाक्त हो गया है। यानी इस समाज में इतना जहर होगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तो आपको डर ये लगता है कि आप कुछ लिखे हैं और कहीं पता लगा कि किसी दूर उत्तर प्रदेश के गांव में ऐसा हुआ है, कोई आदमी थानेदार से कंप्लेंट कर दे और थानेदार उठा के ले जाए। ऐसा होता रहा है, वो होने लगा। पहले अखबार में अगर कुछ लिखते थे जिससे किसी को आपत्ति होती थी, तो लोग अखबार में चिट्ठी लिखते थे, हमारा पक्ष छाप दीजिए, लोग छाप देते थे। अब सीधे सीधे जो एफआईआर होती है, तो ये जो आप अगर दो पत्रकारों में एफआईआर कर दें, एक कार्टूनिस्ट को आप तंग कर लें, तो उससे मैसेज पहुंच जाता है। और समस्या है कि वो मैसेज पहुंच रहा है, क्योंकि जैसे मैं अभी बहुत सारी चीजें मैं देख रहा हूँ, जो ज्ञान जी कह रहे थे कि व्यंग बहुत अच्छा नहीं लिखा जाता। जैसे मैं सोचता हूँ कि हमारे वक्त की सबसे बड़ी समस्या मुझे लगती है इस देश की इस वक्त जो फूट के आई है, वो है कम्युनलिज्म। जिस तरह से धार्मिक आधार पे हमारे जो लिंचिंग हो रही है, या हर चीज पे जो धर्म खतरे में आ जाता है, इस पे कितना व्यंग लिखा जा रहा है। ये एक अघोषित सेंसरशिप हमारे अंदर आ गई, क्योंकि इसमें सवाल नहीं कि सरकार आपको कुछ करेगी, हो सकता है कि आपके पड़ोसी जो है आपके मोहल्ले के, वो आपको ठिकाने लगा दें। जैसे मैं अपने हाउसिंग सोसाइटी में देख रहा हूं, या आप भी देखते होंगे कि यहाँ पर ज्यादातर लोग जो हैं वो एकदम धन खतरे वाले माहौल में आ गए। तो यही मैं कह रहा था, इस वक्त खतरा ज्यादा है, लेकिन आपने अगर चुना है व्यंग लिखना या व्यंग करना, तो फिर उसमें ये समस्याएं आएंगी। तो इसलिए ये वक्त ज्यादा खतरनाक है। इस वक्त बहुत ज्यादा सीधे आक्रमण की जरूरत है। इस वक्त आप जो है बहुत महीन व्यंग काटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो परिस्थितियां वो इतनी कठिन है। ये सब मेरा मानना है। बिल्कुल ज्ञान जी, देखिए आप लिखने को लिखते रह सकते हैं, लेकिन पत्रिकाएं नहीं छापेंगी, तो आप अपने फेसबुक पेज पर डाल देंगे, 200-400 लाइक मिल जाएंगे, बस यही होगा, आप पहुंचेंगे नहीं। ये आपको पता चल गया
तो आप पत्रिकाओं के हिसाब से भी लिखना शुरू करेंगे कि भाई कुछ ऐसा लिखो जो छप जाए, पत्रिका वालों को दिक्कत ना हो। ये भी हो रहा है। ये जो चीजें नई आई हैं, और एक जो दूसरी तरफ इशारा किया कि जो बात बात पे लोगों की भावनाएं आहत होने लगती हैं, इसने भी एक दबाव बनाया है। सत्ता को तो छोड़ दें, जो समाज बन गया है उसमें इतनी कटुता, इतनी नफरत और इतनी आक्रामकता आ गई है। क्या वो भी हो सकता है आप पर असर ना हो सकता है जन्मेजय जी प्रभावित ना हो रहे, यहाँ जो 4 हमारे साथ हैं वो ना डर रहे हो, लेकिन बड़े पैमाने पर अगर ये डर खड़ा कर दिया गया है तो व्यंग्य लिखने वाले सोच रहे होंगे कि भाई क्यों बेमतलब में पंगा लिया जाए, कहीं FIR हो जाएगी किसी देश के कोने में और आप फिर अदालतों के चक्कर लगाते रहेंगे। जी बोलूं? जी मुझे एक तो धोड़कर जी की ये बात बार बार जो 2 बार कही, मैं उससे बहुत मेरे को वो हॉन्ट भी कर रही है, और मुझे लगता है वो सबसे बड़ी चुनौती जो मुझे लग रही है कि आप खतरा उठाने को कितना तैयार है और खतरे का स्वरूप क्या है। एक खतरा है कि मुझे FIR हो जाएगी और एक थानेदार एक दिन सुबह घंटी मारेगा और कहेगा कि आप चलिए, आपको हम, और यहाँ का थानेदार नहीं आएगा, इस थानेदार से मैं कुछ जुगाड़ भी लगा लूं, कहीं से किसी बिल्कुल इंटीरियर को थानेदार आएगा, आपके अगेंस्ट में शिकायत हुई और आप चलिए हमारे साथ। ये कोई वायवी खतरा नहीं है, वास्तविक खतरा है सामने, क्योंकि लोगों ने वो चीजें जो कायदे से समाज में कानून की सत्ता स्थापित करने के लिए जो नियम बनाए थे, उनका कैसे क्लेवरली दुरुपयोग कर सके, कैसे हम बता सके कि आपने जो लिखा है वो समाज में असहिष्णुता पैदा करेगा, समाज की सहिष्णुता के लिए खतरा है, समाज की स्ट्रक्चर के लिए खतरा है, इसीलिए फलाने, कितनी तो धाराएं, हमें तो समझ ही नहीं आता है कौन सी धारा का फलाना सब सेगमेंट ए में आपने समाज के लिए आपका लेखन खतरा है और आप क्या इसमें FIR है, चलिए, और जमानत गैर जमानती कौन सा है, नहीं है, सब चीजें तो हैं ही। ये खतरे हैं, ये खतरे हैं और इसको आपको मानना पड़ेगा। ये खतरे कमोवेश अभी बढ़े हुए हैं, कमोवेश हैं तो सर ये हैं। और लेकिन अब आप जब दूसरी चीज आपने पूछी ना कि पत्रिका छापेगी नहीं और आप छपने के लिए क्या अपने लेखन को डाइल्यूट कर देंगे, आप जो कहना चाहते हो उसको कुछ इस अंदाज में कहेंगे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ऐसा वाला जो सांप को बचाते हुए लाठी चलाने का हुनर जो है, क्या वो हासिल करना चाहेंगे? ये सारी चुनौतियां हैं, ये हैं, इनके थ्रू कैसे करेंगे आप? और इसके बावजूद आपके मन में जो तड़प है लिखने, अगर आपके मन में तड़प है लिखने की, तो आप इसके बावजूद भी कविताएं लिखी जा रही हैं, और वो चाहे साहित्यिक पत्रिकाओं में ही छपे, बहुत तीखी कविताएं लिखी जा रही, तीखे व्यंग्य इस तरह नहीं लिखे, तीखे व्यंग्य नहीं लिखे जा रहे, वो सीधा है। कविता थोड़ा तिरछे में बोलती है, तो हमें ये भी कह सकते हैं कि हम इससे बच के कुछ और इसका निकल जाएंगे, और हम मानेंगे कि ज्यादातर व्यंग्य तो हम मानते हैं बयान के तौर पे बता रहे हैं ना, कि बयान जैसा लोग लिखते हैं, तो जिसमें हम सीधे स्टेटमेंट दे रहे हैं और वो स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा लोगों को, और हमें वो डर है कि वो समझ में आ गया तो हमारे लिए खतरा हो जाएगा। पर सर मुझे लगता है कि आपको लिखना तो पड़ेगा, छपना ही व्यंग्य नहीं, छपना ही लिखना नहीं है। आप जिस छोटे से, और खुशबू या बदबू दोनों चीजें हैं, वो कोने में भी हो तो फैलती है। आपका एक आर्टिकल, एक अच्छी चीज आपने फेसबुक पे कही है, मान लीजिए आप कहते हो 400 लाइक से मतलब नहीं, वो चीज वायरल, एक शब्द निकला है, वायरल छोड़ दीजिए कि वायरल ना हो, पर जेन्युइन लोगों तक बात पहुंचती तो है सर। और मुझे लगता है कि उससे हमें लिखने के लिए सेल्फ सेंसरशिप करने की आवश्यकता है नहीं। ये समय है, इससे भी कठिन समय को प्रेम जन्मजय कह रहे हैं कि आएगा, और हम सब देखते हैं कि ये दुनिया यही नहीं है, दुनिया भर में इस तरह की प्रवृत्ति, असहिष्णुता की, तानाशाही की, सामने वाले की असहमति को हम सहने को तैयार ही नहीं है। हम आप हमसे असहमत हो ही नहीं सकते। ऐसी सत्ता आपके पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, आप रोज अखबारों पढ़ते हैं, ये शायद मीडिया के कारण, सोशल मीडिया बढ़ गया जिससे ये समाचार हम तक पहुंचते हैं, या इसके कारण से ये पूरा माहौल बना है, मैं नहीं जानता
कि किस तरह से चीजें सामने आई हैं, पर है सर, है। और कानून का बेजा इस्तेमाल करके अलग अलग समय पर अलग अलग तरह की सत्ता ने चीजें हासिल की हैं। लेखन के विरुद्ध जहां वो, मैं सोचता हूँ, सच, असहमति और बेबाकी और ये कहना कि राजा नंगा है, ये खतरे हमेशा से थे। राजा जितना नंगा होता जाएगा उतना वो बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप उसे नंगा कहें। तो जी समय है, और ये समय निकले ना निकले, व्यंग, मुझे नहीं लगता कि व्यंग, मैंने आप पहले ही कहा कि जितना कठिन समय होगा उतना एक जेन्युइन व्यंगकार उससे अपने आप को एक्सप्रेस करने के रास्ते जरूर निकले और जी निकलेंगे। वो जरूरी कि बिल्कुल पत्रिका में छपेंगे, वो जरूरी नहीं कि वो वहां पर कोई कॉमेडी शो करके निकलें, और जो आजकल चलता है खड़े होके जो कुछ वन लाइनर बोलते हैं और तालियां बजती हैं। व्यंग तो सर रहेगा जब तक विसंगतियां हैं, जब तक असहमतियां हैं, जब तक सत्ता वो काम कर रही है जो तिलमिला देती है नीचे तक, तब तक व्यंग तो रहेगा। खतरे भी रहेंगे, उठाने वाले जी भी रहेंगे, बचाने वाले भी रहेंगे, छिपकर रहने वाले भी रहेंगे। सब आपके सामने हैं, आप देखते हैं कौन कैसा लिख रहा है और समझते हैं। बिल्कुल सबसे बड़ा है कि ये आपका पाठक बहुत समझदार है, वो जानता है आप कहाँ बच के चल रहे हैं जी और कहाँ एक आप बात, बिल्कुल छद्म क्रांतिकारी हो रहे जी जन्मेजय जी कुछ कह रहे हैं जी एक मुझे इजाजत दें तो एक जो चर्चा हो रही थी, अभी ज्ञान भी कर रहे थे कि पुलिस वाले को और मुकदमेबाजी को लेके एक सबसे बड़ा खतरा जो मुझे लगता है वो ये है कि आप कुछ कहते हैं और अचानक एक भीड़ उमड़ती है, वो आपके घर पे पथराव करती है, आपको घेर लेती है। उस भीड़ के खतरे जो है मैं देख रहा हूँ वो ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। मतलब बजाय प्रशासन के दूसरी तरह का प्रशासन, दूसरी तरह के तैयार किए हुए जो है व्यक्ति हैं, वो ज्यादा खतरनाक हो रहे हैं। और दूसरी ये भी मुझे लग रहा है, जब हम इतनी सारी चीजों के बाद अभी बात की उन्होंने फेसबुक की कविता की, तो मैंने अभी इस बार की व्यंग यात्रा के संपादकीय में लिखा भी है कि गद्य में व्यंग उतना नहीं आ रहा फेसबुक पे जितना कि कविता में आ रहा है। उसके बाद मैंने कविताएं बहुत सारी ली हैं, मतलब वो फेसबुक में पढ़ता हूँ, उनको लेके चलता हूँ, और उन 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 कविताओं को मैंने इसमें विष्णु नागर जी की है, चंद्रेश्वर की है, यश मालवीय की गीत हैं, बहुत सारे लोगों को, मुकेश भारद्वाज की, ये सारी कविताएं वो जो हैं वो विरोध के स्वर की कविताएं हैं। और विरोध का स्वर इस समय कविताओं में ज्यादा प्रखर होकर आ रहा है बनिस्पत जो है गद्य के। गद्य में मैं पढ़ता हूँ, उनको कई बार लगता है कि क्यों पढ़ता हूँ, और बहुत सारी चीजें बहुत सीधी सीधी आप जिंदगी को मजाक की तरह ले रहे हैं, या कहीं पर जो है थोड़ी सी राजनीतिक टिप्पणी कर रहे हैं। गंभीरता से वो चीज नहीं आ रही है। लोग गंभीरता का मास्क खरीदने बाजार में चले जाते हैं, पर उस मास्क खरीदने से गंभीरता नहीं आएगी। तो एक बहुत आवश्यक जो चीज है कि रचना को हम गंभीरता से लें, व्यंग को हम गंभीरता से लें। जब तक उसको कोई भी रचना, चाहे वो कहानी हो, कविता हो, कोई भी हो, चाहे वो कहानी हो, कविता हो, कोई भी हो। जी। तो ये आवाज इको कर गई, पता नहीं क्यों। आवाज इको कर गई, पता नहीं क्यों। ये किसी का चलिए, दूसरा मोबाइल चल रहा है, दूसरा मोबाइल चल रहा है, म्यूट कर लीजिए। जी जी जन्मेजय जी जो हो रही है उसमें हम लोग एक इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि खतरे हैं और ये खतरे बढ़ेंगे, और हम सब जो है कहीं ना कहीं इन हमें विरोध का स्वर है, और वो विरोध का स्वर मुझे लगता है कि वो व्यंग ही दे सकता है। राजेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, चाहे हम सिर्फ आजकल लेखन में बात कर रहे हैं, पर कार्टून जो है आप देखिए, जो कार्टून्स के माध्यम से जो चीजें आती थी वो धीरे धीरे नहीं आ रही है। इतने अच्छे पहले कार्टून, शंकर के कार्टून आया करते थे, वो उसको भी किस तरह से दबाया जा रहा है। तो ये विरोध जो है यही सिर्फ नहीं है व्यंग की दृष्टि से, नहीं कि उसको उसके स्वर को दबाया जा रहा है, बाकी जगह पे भी जो है हमें ये चीजें आ रही हैं। और ये सारी कलाएं जो है एक तरह से मिलकर, सारी चीजें मिलकर विरोध करें तो ज्यादा सशक्त होगा। और इस सबसे ज्यादा मुझे और लगता है कि इस तरह की बातचीत हो, इस तरह की बातचीत हमें एक तरह से
अब म्यूट कर लीजिए प्लीज। जी, मुझे लगता है एक कि तरह से इस तरह की बातचीत जो साहस देती है कि हमारे साथ लोग हैं। जी बिल्कुल। अंत में विष्णु जी आपसे मैं टिप्पणी चाहता हूँ। सबने कहा कि चुनौतीपूर्ण समय है, कठिन समय है, लेकिन व्यंग की जरूरत तो रहती है और व्यंग लिखा भी जाता रहेगा। लेकिन क्या आपको लगता है इस चुनौतीपूर्ण समय ने व्यंग में कुछ नए प्रयोग की गुंजाइश दी है? अनम्यूट कर लीजिए विष्णु जी। जी 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 बोले आप। सर सुनाई म्यूट दे कर रहा है। ली, म्यूट कर लिया है विष्णु जी आपने। जी बोलिए, फिर म्यूट कर लिया आप। सर म्यूट कर लिया आपने। ये जी अपने आप हो आप जा बोले, रहा है। आप बोले नहीं। तो रचना वो चीज ही वो है जिसमें कि आप नए प्रयोग करें, नए ढंग से बात करने की कोशिश करें। रचना जो है वो एक साबुन नहीं है कि एक तरह का आपको साबुन बनाना है। अगर आपने अपना कोई नया रास्ता नहीं निकाला है, अगर हर रचनाकार का अपना एक नया रास्ता नहीं है, तो उसके रचनाकार होने का कोई मतलब नहीं है। तो रास्ता तो जो है हर लेखक को अपना निकालना ही पड़ेगा, और रास्ता वो दूसरे से भिन्न होना चाहिए। अगर आप व्यंग्यकार है तो आप परसाई की छाया या शरद जोशी की छाया या किसी और की छाया जो है वो आप न बने। अपने पास आपका अपना तरीका हो, अपना ढंग हो, चाहे वो कितना लोकप्रिय है नहीं है, इसकी चिंता जो है छोड़नी चाहिए। तो ये तो रचना के साथ निहित बात है कि आपको कुछ न कुछ उसमें नया, और नया जो है ऐसा नहीं कि बहुत प्रयत्न पूर्वक होता है। अगर आपके भीतर कोई हलचल है, कोई चीज आपको परेशान कर रही है और आप में कुछ नई कल्पनाएं को जगा रही है, तो अपने आप वो चीज आएगी। प्रयत्न करने से ऐसी चीजें नहीं आती। प्रयत्न एक लेवल के बाद हो सकता है कि आपने एक आरंभिक काम किया कुछ और हो रहा उसके है बाद क्या? जो है ऐसा कुछ हो रहा है क्या? ऐसा कुछ हो रहा है। ये मुझे तो व्यंग की दुनिया से शिकायत ये है कि हमने जो है व्यंग को व्यंग निबंध तक सीमित कर लिया। हम जो है ये साहित्य की जो व्यापक दुनिया है, जब हम व्यंग की बात करते हैं तो जो हम गद्य में व्यंग लिखते हैं या थोड़ा सा कहानी में लिखते हैं या उसी तक सीमित है। जैसे कि अभी ध्यान दिलाया गया कि राजेंद्र जी ने खैर व्यंग भी बहुत लिखे हैं जमाने में, और वो इस सब की बहुत केयर नहीं करते। उन्होंने बहुत व्यंग्य लिखे हैं हिंदुस्तान में रहते हुए, लेकिन उन्हें कभी सुरक्षित रखने की कोई चिंता नहीं है। शायद ये अपने कार्टून के साथ भी करते हैं, तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने उसके जरिए बात की। और आज भी जो है राजेंद्र जी के जो कार्टून है बहुत बहुत रिलेवेंट होते हैं। और ऐसे और भी कार्टूनिस्ट हैं, ऐसा नहीं है कि कार्टून की दुनिया में अभी भी लोग काम कर रहे हैं, अभी भी लोग व्यंग कर रहे हैं। अभी इसमें एक देख रहा था कि एक कार्टून में जो है मोदी जी है और सामने एक गरीब आदमी है, तो वो कहते हैं 20 लाख करोड़ दूंगा, तो गरीब आदमी कहता है मैं 40 लाख करोड़ दूंगा। तो ये मतलब इससे ज्यादा डायरेक्ट व्यंग क्या होगा और इतने कम शब्दों में। तो रचना तो कभी जो है उसके बिना हो ही नहीं सकती कि अगर आप अपना, और ये अपने आप को बार बार जो है नया करना पड़ता है। एक बार आप हो गए अपनी सीमा में भी आपको हमेशा नया करने की कोशिश करते हैं। अगर आप नया नहीं करते हैं, वही बने रहते हैं, तो आपके रचनाकार होने का चाहे व्यंगकार होने का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। कुछ बातें तो साफ हुई कि चुनौतियां हैं, खतरे बढ़े हैं, आने वाले वक्त में ये खतरे और भी बढ़ेंगे, और इन खतरों के बीच में जो व्यंग लिख रहे हैं अपनी उस धार को वो बनाए रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। नमस्कार।
हिंदी साहित्य में विभाजन की त्रासदी पर बहुत कम लिखा गया है, जबकि ये भारतीय उपमहाद्वीप की बड़ी त्रासदियों में से एक है। आखिरकार हिंदी लेखकों ने इसकी उपेक्षा क्यों की? क्या है इसकी वजह? और क्या ऐसे और भी महत्वपूर्ण विषय हैं, घटनाएं हैं जिनकी हिंदी साहित्य में उपेक्षा की गई है, जो अनुपस्थित हैं? वरिष्ठ कवि एवं चिंतक अशोक वाजपेयी आज अपने स्तंभ में इसी अनुपस्थिति पर विचार कर रहे हैं। देखते हैं दूसरी आवाज। नमस्कार। दूसरी आवाज में मैं आज साहित्य में अदृश्यता और अनुपस्थिति, इन दो चीजों के बारे में बात करना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं कि साहित्य में अर्थ के, अनुभव के अनेक स्तर होते हैं। जो साहित्य में सीधे सीधे नजर आता है वो पूरा सच उसका नहीं होता। कई बार इस सच के अंदर कुछ और सच छुपे होते हैं, मौजूद होते हैं, लेकिन अदृश्य होते हैं। और कई बार ऐसे भी प्रसंग हो सकते हैं जो पूरी तरह से साहित्य से गायब ही हो, यानी वो सिर्फ अनसुने या अनदेखे न हो, बल्कि गायब हो। मैं आज हिंदी साहित्य में जो कुछ गायब है या मेरी नज़र में गायब है, हो सकता है कि मुझे ठीक से पता ना हो, या मैं बूढ़ा हूं तो मुझे अपनी तंग नजरी में शायद वो नजर ना आता हो। मैं बात करना चाहता हूं देश का विभाजन हिंदी साहित्य में इतना कम क्यों है। हम सभी जानते हैं कि ये विभाजन एक बड़ी राजनैतिक, बड़ी सामाजिक और सांस्कृतिक घटना थी। सबसे अधिक लोग मुसलमान उत्तर प्रदेश और बिहार से सरहद की दूसरी ओर नए बने पाकिस्तान में रहने गए। अपना घर बार, पड़ोस, मित्र, जमीन जायदाद, घर मकान, ये सब छोड़कर वो सब हिंदी अंचल में हमारे सामाजिक परिदृश्य का एक बड़ा हिस्सा थे। वो हिस्सा टूटकर चला गया। अब उसके बाद इस परिघटना को समझने की, दर्ज करने की, उसके त्रासद अनुभव को व्यक्त करने की कोशिश मेरी नजर में हिंदी में बहुत कम हुई। बंटवारे पर जो महत्वपूर्ण साहित्य लिखा गया हिंदी में, वो लगभग पूरा का पूरा उन लोगों ने लिखा जो पश्चिमी पंजाब से भारत आए थे, यानी गे, यशपाल, कृष्ण बलदेव वैद, कृष्णा सोपती, भीष्म साहनी आदि।
इन्होंने लिखा और महत्वपूर्ण साहित्य लिखा। लेकिन जो लोग उत्तर प्रदेश, बिहार या हिंदी अंचल में रह रहे थे और जिनके सामाजिक परिदृश्य से इतनी बड़ी जनसंख्या गायब हो गई और वो परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया, उतना बहुल नहीं रहा, उतना समरस नहीं रहा, तो इसकी पीड़ा, इसकी वेदना और इसकी भौतिक अनुपस्थिति हमारे साहित्य में कितनी कम दर्ज है। ये बात पहले भी बताई गई है कि बंटवारे को लेकर हमारे सामाजिक रूप से अधिक सजग, सक्रिय और संवेदनशील माने जाने वाले प्रगतिशील बड़े कवियों ने लगभग कुछ नहीं लिखा। सिर्फ अज्ञेय हैं जिन्होंने शरणार्थी शीर्षक कुछ कविताएं लिखी। वो कविताएं अज्ञेय जी के अपने प्रतिमान से और वैसे भी उतनी उतनी सशक्त कविताएं नहीं है, वो थोड़ी कमजोर कविताएं, पर कम से कम है। लेकिन बाकियों ने, शमशेर, नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल इत्यादि इत्यादि ने तो कुछ दर्ज नहीं किया, और बाद की पीढ़ियों के लोगों ने भी कुछ दर्ज नहीं किया। उनके मोहल्लों से, उनकी सोहबत से, उनकी दोस्ती से इतने सारे लोग चले गए और इसका कोई क्लेश, कोई दर्द, कोई व्यथा, कोई मिसिंग देम का भाव नहीं है। क्यों नहीं है? और मैं इस अनुपस्थिति को अब जो हो रहा है हिंदी अंचल में, उससे कुछ जोड़ना चाहता हूं। अगर 1947-48 में इतनी बड़ी संख्या में मुसलमानों का चले जाना हमारे सामाजिक और निजी परिदृश्य से गायब हो जाना, हमारी पूरा पड़ोस से, शहरों से, हमारे मोहल्ले से गायब हो जाना हमको किसी तरह का दुख या व्यथा नहीं दे पाया, तो अगर इस अंचल में आज मुसलमानों को लेकर तरह तरह के जो पूर्वग्रह, दुराग्रह चल रहे हैं, उन पर उनको उनसे नफरत करने, उनके बारे में झूठ अफवाहें फैलाने, उनके बारे में तरह तरह के झूठों पर भरोसा करने की जो मानसिकता छा गई है, वो अचानक नहीं हो सकती। और इस बात पर हमको गंभीरता से सोचना चाहिए कि साहित्य में मानवीयता के, स्वतंत्रता, न्याय, समता के जो मूल्य पिछले 75 वर्षों में केंद्रीय रहे हैं, उन मूल्यों का प्रभाव हिंदी समाज पर इतना कम क्यों है? और इन मूल्यों के रहते हमने इतनी बड़ी जनसंख्या के चले जाने पर कोई शोक नहीं मनाया साहित्य में, कोई व्यथा की अभिव्यक्ति नहीं की, हमने उनको मिस नहीं किया। तो ये हमारी बुनियादी मानवीयता में और हमारी साहित्यिक जिम्मेदारी में एक बड़ी चूक है। ताना बाना में आज बस इतना ही। आज का अंक आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें tanabaana@sathhindi.com पर भेज सकते हैं। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले रविवार को रात 9 बजे मैं फिर हाजिर होऊंगा ताना बाना के एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए
नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।